राधे राधे मित्रों, मैं हूं पीके सर और आप देख रहे हैं प्रद्योत गुरुकुल। प्रद्योत गुरुकुल में अलंकार की श्रृंखला चल रही है और अलंकार की श्रृंखला में अब तक हमने पढ़ा है अलंकार के अर्थ भेद, शब्दालंकार के प्रमुख भेद और अर्थालंकार में उपमा और रूपक। आज हम अध्ययन करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार का। बहुत सरल अलंकार है। हमने आपको विश्वास दिलाया था कि अलंकार आप चुटकियों में सीख जाएंगे, तो ये अलंकार बहुत सरल है। सारे ही अलंकार बहुत सरल हैं। तो आज के बाद कोई भी अलंकार जितने आपने पढ़ लिए हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। कोई समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज उत्प्रेक्षा पढ़ेंगे, सारे अलंकारों को जोड़ के एक साथ भी पढ़ेंगे। उपमा में हमने पढ़ा जैसा, जैसी, जैसे वाचक शब्द आते हैं, सासी से, सदृश आदि शब्द आते हैं। रूपक में हमने पढ़ा ऐसे शब्द नहीं आते हैं, उपमेय और उपमान दोनों एक साथ आते हैं। और आज हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्प्रेक्षा जो शब्द है वो उद धन प्र धन ईक्षा से बना है। उद धन प्र धन ईक्षा। उद का उत रूप होता है संधि होने पर। उद का क्या होता है? उत। तो ये दोनों हम एक स्थान पर प्रयुक्त कर सकते हैं, चाहे ये लिख लें चाहे ये लिख लें। वैसे मूल ये होता है उद। उद का संधि होकर उत होता है, तो उत धन प्र धन ईक्षा। उत धन प्र धन ईक्षा, इसका अर्थ होता है प्रकृष्ट रूप से देखना। ईक्षा का मतलब होता है देखना, प्र का मतलब होता है प्रकृष्ट श्रेष्ठता के साथ, उत माने गंभीरता पूर्वक, ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं कि उत्कट रूप में प्रेक्षण या प्रकृष्ट रूप में देखना ही उत्प्रेक्षा है। यदि हम ऐसा कहें कि उपमेय में उपमान को प्रबल रूप में देखा जाए तो वही उत्प्रेक्षा है। क्या? उपमेय में उपमान को प्रबल रूप से देखना ही उत्प्रेक्षा है। उपमेय में उपमान को देखा जाए। उपमेय में उपमान का मतलब क्या है? जैसे हमने पहले पढ़ा था, उपमेय क्या है? जिसकी उपमा दी जाए। और उपमान क्या है? जिससे उपमा दी जाए। तो जिससे उपमा दी जाती है वो उपमान होता है, और जिसकी उपमा दी जाती है वो उपमेय होता है। तो उपमेय में उपमान को, उपमान हमेशा दूर होता है और उपमेय हमेशा पास होता है, इसलिए उपमेय को प्रस्तुत और उपमान को अप्रस्तुत कहा जाता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना ही उत्प्रेक्षा है। किसी वस्तु को संभावित रूप में, संभावना क्या हो सकती है? संभावना क्या हो सकती है? आप देख सकते हो क्या कि मौसम कैसा है? बादल है। आज मान लीजिए बादल है, तो बादल होने पर आप ये कह सकते हो कि बादल है, मानो पानी बरसेगा। तो क्या है? ये पानी बरसने की एक संभावना हो गई। बादलों को देखकर पानी का बरसना, ये संभावना कर लेना ही उत्प्रेक्षा है। या कहीं धुआं हो रहा है तो उसे देखकर हम क्या कहें कि वहां आग है, ठीक है। तो क्या है? उत्प्रेक्षा। मानो आग लग गई। तो क्या है कि किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना ही उत्प्रेक्षा है। कल्पना कर ली जाए, संभावना कर ली जाए, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर हम यदि बात करें तो ये एक तरह की संभावना होती है। उत्प्रेक्षा में क्या होती है? संभावना। और जो संभावना होती है वो संदेह से ऊंची होती है। संदेह और संभावना में अंतर होता है। संदेह से ऊंचा स्थान होता है संभावना का, और निश्चय से नीचा होता है। अर्थात इसमें निश्चित नहीं होता है पानी बरसेगा या नहीं बरसेगा, ये निश्चित नहीं है, ठीक है। लेकिन संभावना है, बादल है इसलिए संभावना है कि पानी बरसेगा, ठीक है। और संदेह, इससे ऊंचे स्तर पर होती है संभावना। संभावना मूलतः तीन प्रकार की होती है: वस्तु, हेतु और फल। इसी के आधार पर उत्प्रेक्षा भी तीन प्रकार की हो गई। संभावना तीन प्रकार की होती है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार भी तीन प्रकार का होता है। आइए अब बात करते हैं। ये तो अर्थ आपने समझ लिया। उत्प्रेक्षा का अर्थ क्या हो गया? संभावना करना, संभावना प्रकट करना, या उपमेय में उपमान को देखना, वही क्या है? उत्प्रेक्षा है। वही क्या है? उत्प्रेक्षा। प्रकृष्ट रूप में देखना, उत्कट रूप में देखना, यही उत्प्रेक्षा है। यदि परिभाषा के रूप में कहा जाए तो ये परिभाषा लिखी हुई है यहाँ पर, जहां उपमेय में उपमान की
संभावना प्रकट कर दी जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना, ठीक है, संभावना प्रकट कर दी जाएगी वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, अब इसके कुछ पहचान के शब्द हैं जिन्हें हम वाचक शब्द कह सकते हैं। उत्प्रेक्षा वाचक शब्द या पहचान। उत्प्रेक्षा वाचक शब्द या पहचान कैसे हम पहचानेंगे? बहुत सरल है, बस आपको इतना देखना है, मनु, मानो, जन, जानो, मनः, मानः एवं मनो, ज्यों इत्यादि शब्द आए, ये मुख्य शब्द हमने आपको लिख दिए हैं। ऐसे ही एक दो शब्द और भी हो सकते हैं जिनसे संभावना प्रकट होती है। ठीक है, जैसे मानो वर्षा होगी, मानो अंधेरा हो जाएगा, मानो सूर्यास्त हो जाएगा, जब तक हम पहुंचेंगे तब तक मानो सूर्यास्त हो जाएगा। मानो संभावना है, तो इनसे संभावना प्रकट होती है इन शब्दों से। तो ये शब्द आपको याद होने चाहिए, मन मानो, जन जानो, मनः मानः एवं मनो ज्यों। ठीक है, मन मानो, जन जानो, मनः मानः एवं मनो ज्यों इत्यादि शब्द। तो ये शब्द तो आप याद कर लेंगे, और यदि ये शब्द आपने याद कर लिए तो उत्प्रेक्षा अलंकार आपका पूरा हो गया। ठीक है, आपकी परीक्षा में चाहे किसी भी स्तर की परीक्षा हो, चाहे सैद्धांतिक परीक्षा हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो, हर परीक्षा में अलंकार आता है और उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत आता है परीक्षाओं में। ठीक है, तो जैसे 9th से लेकर 12th तक, या ग्रेजुएशन में, या पोस्ट ग्रेजुएशन में, या यूपी टेट, सुपर टेट, रीट, या आपका यूपीएसआई, यूपी पुलिस, लेखपाल, या पीईटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं जहाँ भी हिंदी आती है वहाँ अलंकार आता है। तो सभी परीक्षाओं के लिए ये अलंकार उपयोगी है। एक ही वीडियो है जिसमें आपकी सारी परीक्षाएं, आप किसी भी परीक्षा की परीक्षा आती हैं तो आपको यहाँ से बिल्कुल सरल तरीके से अलंकार सीखने को मिलेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो ये शब्द आप याद कर लेंगे, मन मानो, जन जानो, मनः मानः एवं मनो ज्यों। इन शब्दों से उत्प्रेक्षा प्रकट होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा के उदाहरण। अब आप जान लेंगे जहां मन मानो, जन जानो आएगा वह उत्प्रेक्षा है। जहां मन मानो, जन जानो, जनः मनः मानः एवं मनो ज्यों शब्द आएंगे वहाँ उत्प्रेक्षा है। बहुत सरल है। और अभी 69,000 में एक पेपर आया था, पेपर रखा है शायद यहाँ, हम आपको दिखाएं तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पेपर आया था, इस प्रश्न पत्र में भी दिया हुआ है, एक उदाहरण दिया है जिसमें अलंकार पूछा गया है। और वो अलंकार ऐसे पूछा गया है जिसमें दिया है 69,000 में ही आया है, 68,000 में आया है, मनः के शब्दार्थ। चलो देखते हैं, इसमें देख लो, मिल जाएगा तब बताते हैं। तो क्या है, उसमें अलग से दिया हुआ था कि मनहु के योग में कौन सा अलंकार है। एक पंक्ति दी है, हम आपको यहाँ ये भी स्पष्ट कर दें कि एक दोहे में एक से अधिक अलंकार हो सकते हैं और होते हैं। एक पंक्ति में एक से अधिक अलंकार होते हैं, एक कविता में 2 लाइनों में, 4 लाइनों में 2, 3, 4 या अधिक अलंकार हो सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग शब्दों में अलंकार होता है। जैसे आपको एक अनुप्रास अलंकार बताया, तो वो यदि एक जैसी लाइन है, पंक्ति जो लास्ट में होती है तो वहाँ अनुप्रास होता ही होता है। एक जैसे वर्ड है वहाँ भी अनुप्रास हो जाता है। अन्य नियम भी लागू होते हैं तो अन्य अलंकार भी हो सकते हैं। अब हमने रूपक पढ़ा, उपमा पढ़ा। उपमा में क्या पढ़ा? उपमा में हमने पढ़ा मुख चंद्रमा जैसा है, मुख चंद्रमा जैसा है या चंद्र जैसा है। ठीक है, शाखा। फिर हमने उपमा के बाद रूपक में पढ़ा मुख चंद्र है। क्या पढ़ा? मुख चंद्र है। ठीक है, यहाँ सासी से खत्म हो गया, वाचक शब्द इसका नहीं। मुख और चंद्र ये उपमा और उपमेय और उपमान एक कर दिए गए। अब यहाँ पर क्या होगा? संभावना होगी। मानो, काय से? मानो से। मानो मुख चंद्र है, मान लो, संभावना है नहीं, मानना है आपको। मानो मुख चंद्र है, बस तीनों अलंकार हो गए। मुख चंद्र सा है, उपमा। मुख चंद्र सा है, उपमा। मुख चंद्र है, रूपक। मानो मुख चंद्र है, उत्प्रेक्षा।
मानो मुख चंद्र है उत्प्रेक्षा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, संभावना प्रकट होती है, बस यही उत्प्रेक्षा है। आइए उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है मुख मानो चंद्र है। ठीक है, मानो आ गया तो संभावना प्रकट हो रही है, उत्प्रेक्षा अलंकार कर देंगे एक बार में। दूसरा उदाहरण चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन और मानव सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन। बहुत अच्छा उदाहरण है, बिहारी लाल का दोहा है। चमचमात चंचल नयन, चमचमात चमचमा रहे हैं, चमक रहे, चंचल नयन चलायमान नेत्र, बिच बीच में, घूंघट घूंघट के पट, वस्त्र के झीन पतला। नायिका ने बहुत पतले कपड़े का एक वस्त्र धारण कर लिया है, मुंह पर वस्त्र, उसने अपनी आंखों को, चेहरे को ढका हुआ है उस वस्त्र से, लेकिन उस चेहरे में अंदर सब कुछ दिखाई दे रहा है, आंखें दिखाई दे रही हैं। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन मनहु मानहु सुर सरिता विमल। ऐसा मान लो जैसे सुर सरिता गंगा, विमल स्वच्छ गंगा में जल उछरत जुग मीन, जुग माने दो, मीन माने मछलियां, उछरत माने उछल रही हैं, जल माने जल में। ऐसा लग रहा है जल में, स्वच्छ गंगा जल में, गंगा नदी जो बहुत पवित्र है और बहुत निर्मल जल है जिसका, उस स्वच्छ जल में दो मछलियां उछल रही है, एकदम उछल रही है, इधर घुस रही है, उछल रही है, अर्थात चलायमान चंचल है। वैसे ही चमचमात चंचल नयन, वैसे ही चंचल नयन नायिका के पतले, झील माने बहुत पतले, बहुत पतले घूंघट में नायिका के नेत्र वैसे ही उछल कूद रहे हैं, वैसे ही चलायमान है जैसे जल में मछलियां। तो यहाँ क्या है, संभावना क्या है, मानव। ठीक है, तो मानव से उत्प्रेक्षा है। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन मानव सुर सरिता विमल जल उछलत जुगमीन। ठीक है, तो यहाँ पर संभावना की गई है, ये उपमेय है और ये उपमान है। ठीक, तो मानव से क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उसके बाद है फूले कांस सकल मह छाई और जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। फूले कांस, अब इसमें जन्म आ गया, क्या आ गया, जन्म, ये आ गया। ठीक है, जन्म, फूले कांस, वर्षा ऋतु चली गई, उसके बाद शरद ऋतु आती है। शरद ऋतु में कांस फूल जाते हैं, कांस एक प्रकार की घास होती है और उसमें फूल आ जाते हैं। तो फूले कांस सकल मह छाई, चारों तरफ अंधेरा या कांस का फूला हुआ रूप दिखाई दे रहा है, छाया हुआ है। जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, जन मानो, जन माने मानो, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वर्षा ऋतु का बुढ़ापा, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, मतलब वर्षा ऋतु का बुढ़ापा प्रकट हो रहा है। मतलब वर्षा ऋतु होती है तब तक कांस नहीं फूलते हैं, वर्षा ऋतु पर बुढ़ापा आ गया, ऐसा प्रकट हो रहा है, मानो, जन। ठीक है, तो जन से क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे देखते हैं, आकाश मानो अंजन बरसा रहा है। आकाश, आकाश मानो संभावना है, अंजन अंधेरा, काजल, बरसा रहा है, बरसा रहा। इतनी अंधेरी रात है, इतना अंधेरा है, ऐसा लग रहा है आकाश से काजल बरस रहा हो। तो क्या है, मानो, संभावना है, बरस नहीं रहा है। ठीक है, संभावना है केवल। मुख चंद्रमा के समान ये है, मुख मानो चंद्र है, मानो लेकिन है नहीं, क्या है, संभावना। उपमेय में उपमान की संभावना की जा रही है। ठीक, ऐसे ही है अगला, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से और मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी से ये पंक्तियां हैं। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, पुलक प्रसन्नता, प्रकट प्रकट करती है, कर रही है धरती, पृथ्वी मां, हरित हरे हरे, तृणों की नोकों से, जो घास के नोक हैं, घास की पत्तियां हैं, उनसे खुशी प्रकट कर रही है। क्या प्रकट कर रही है, खुशी। मानो तरुभी झूम रहे हो, मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। तो ऐसा है, मानो संभावना प्रकट की जा रही है, मानो झूम रहे हो तरुभी, तरु माने वृक्ष, झूम रहे हो, हवा चल रही है, वृक्ष झूम रहे हो, मस्ती में झूमते हैं, शराब पीने वाले झूमते हैं, आपने देखा होगा, चलते हैं तो कैसे चलते हैं, झूम झूम के, या जो मस्त रहते हैं, फक्कड़ होते हैं, वो भी झूम के। ठीक है, तो किसी भी तरह की मस्ती है तो वो लोग क्या करते हैं, झूमते हैं। तो ये पेड़ पौधे भी क्या कर रहे हैं, मस्ती में हैं, झूम रहे हैं, मंद पवन के झोंकों से, मंद धीरे धीरे, पवन हवा के झोंकों से, धीरे धीरे हवा के झोंके चल रहे हैं और पेड़ क्या कर रहे हैं, मानो झूम रहे हैं। जैसे अब यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर क्या है, यहाँ मानविकरण अलंकार भी है। पेड़ कहीं झूमते हैं, मनुष्य झूमते हैं, शराब पी ले या किसी नशे में झूमते हैं तो क्या कौन झूमता है, मनुष्य झूमते हुए देखे होंगे। लेकिन यहाँ पेड़ों को क्या कर रहे हैं, झूमते हुए दिखाया जा रहा है। तो यहाँ मानवीकरण भी है, लेकिन मानव के संदर्भ में यहाँ पर क्या है, मानव के संदर्भ में यहाँ पर उत्प्रेक्षा है। ठीक है, मानव आ गया। ऐसे प्राण प्रिया मुख जगमगाती नीले अंचल चीर और मनहु कला निधि झलमलय कालिंदी के नीर। बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण है। प्राण प्रिया मुख जगमगाती, प्राण प्रिया नायिका, प्राण से भी प्रिय पत्नी या प्रेमिका क्या कर रही है, मुख जगमगाती, अपना मुख जगमगा रही है, प्रकाशित हो रहा है उसका मुख, बहुत सुंदर है। नीले अंचल चीर, नीले नीले रंग के, अंचल माने दुपट्टा या वस्त्र, चीर कपड़ा, नीले कपड़े में से, नीली साड़ी में से, नीले दुपट्टे में से अपने क्या है, मुख को जगमगा रही है। नीला वस्त्र उसने मुख पर डाल रखा है और उसके अंदर उसका मुख जगमगा रहा है। मनहु कला निधि, मनहु मानो, फिर आ गया मनहु, मनहु कला निधि झलमलय, मनहु कला निधि, कला निधि माने होता है कलाओं का स्वामी, कलाओं का भंडार जिसके पास हो। तो कलाओं का भंडार सबसे ज्यादा है चंद्रमा के पास, तो कला निधि काय का पर्यायवाची हो गया चंद्रमा का। मनहु कला निधि झलमलय, जैसे कला निधि झिलमिला रहा हो चंद्रमा, कालिंदी के नीर, कालिंदी कालिंदी नदी के नीर के पानी में, रात में कालिंदी नदी में जैसे चंद्रमा की रोशनी, चंद्रमा की चंद्रिका या चंद्रमा की जो किरणें होती हैं वो पानी पर गिरती हैं तो झिलमिलाता है पानी, वैसे ही नीले वस्त्र में प्राण प्रिया का मुख क्या कर रहा है, जगमगा रहा है। जैसे कैसे, मानो, मन कला ने, जैसे चंद्रमा का, चंद्रमा की किरणें, चंद्रमा की जो चंद्रिका है, चांदनी है, वो कालिंदी के जल में, कालिंदी नदी के जल में जैसे झिलमिलाती है, वैसे ही प्राण प्रिया का मुख नीले कपड़े में। ठीक है, आगे है लट लोल कपोल कलोल करे कलकंठ बनी जल जावल द्वय अंग अंग तरंग उठे रुत की पर है मनुरूप अवैधर ज्वय परे हो, मनोरूप, यहाँ रूप और रह गया, अवैधर ज्वय। ये घनानंद का एक सवैया है, उससे ये पंक्तियां ली गई हैं। तो सुजान के रूप का वर्णन किया है उन्होंने, बहुत मार्मिक वर्णन है। लट लोल कपोल कलोल करें, लट लोल, लट बालों की लटें, चलायमान, कपोल गालों पर, कलोल क्रीड़ाएं कर रही हैं। सुजान के गालों पर, सुजान के चेहरे पर, गालों पर उसके बालों की जो लटें हैं वो कीड़ा कर रही हैं, इधर उधर चेहरे पर क्या है, गालों पर कीड़ा कर रही है। कलकंठ बनी जल जावल, कलकंठ जो गले में पहनी जाने वाली माला होती है, उसने एक माला धारण कर रखी है जो 2 लड़ियों वाली है। 2 लड़ियों का मतलब ऐसे घुमा घुमा के जो लड़ी होती है माला में, 1 लड़ी 2 लड़ी 5 लड़ियाँ, तो 2 कलकंठ बनी जल जावल द्वय, और अंग अंग तरंग उठे दुतकी, उसके प्रत्येक अंग से तरंग उठ रही है, काय की, आभा की, प्रकाश की, उसका मस्तक, उसकी आंखें, उसके गाल, उसके पूरा शरीर आभा की तरंगे निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है। ठीक है, मनो रूप अवैधर जो है वह इतनी रूपवान है, इतनी रूपवान है, इतनी सुंदर है, घनानंद जी कहते हैं कि उसके शरीर से रूप टपका जा रहा है, उसके मुख से, उसके शरीर से रूप जमीन पर, पृथ्वी पर टपका जा रहा है, इतनी सुंदर है, मतलब रूप टपक रहा है। तो ये क्या है, यहाँ मनो आ गया, मनो आ गया तो क्या है यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, एक यहाँ पर ये लिखा है जैसे प्रसाद की कामायनी से पंक्तियां हैं, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। लाल रंग से लिखा गया है, जहाँ जहाँ उत्प्रेक्षा है, उत्प्रेक्षा वाचक शब्द लाल रंग से लिखे हैं, आप पहचान लेंगे। ज्यों आ गया, ज्यों ये लिखा है, ज्यों आ गया। ठीक है, तो नील परिधान, कामायनी का रूप वर्णन यहाँ किया है जयशंकर प्रसाद जी ने। नील परिधान बीच सुकुमार, नीले वस्त्रों के बीच में सुकुमार, कोमल कोमल, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, उसके कामायनी के जो मृदुल अंग हैं, कोमल कोमल अंग हैं,
उस पर उन्होंने नीले वस्त्र धारण किए हुए हैं और उन वस्त्रों से आधा आधा कुछ कुछ अंग खुले हुए दिखाई दे रहे हैं। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, आधा खुला हुआ अंग दिखाई दे रहा है। खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघबन बीच गुलाबी रंग, ऐसा लग रहा है उसके नीले वस्त्रों में से उसके गोरे रंग का अंग खुला हुआ जो दिखाई दे रहा है वो ऐसा लग रहा है जैसे काले काले बादलों के बीच में से बिजली चमकती है, तड़पती है, तो बिजली गुलाबी रंग की होती है और काले बादल होते हैं। वैसे ही नीले वस्त्रों में से काले और नीले लगभग एक जैसे, और जैसे बिजली गुलाबी रंग की होती है वैसे ही उसका शरीर गुलाबी रंग का है। उसके जो अंग दिखाई दे रहे हैं, अधखुले कोमल अंग जो दिखाई दे रहे हैं, वो कैसे हैं? गुलाबी रंग के प्रतीत हो रहे हैं, बिजली के फूल के समान प्रतीत हो रहे हैं। तो ये क्या है? ज्यों, ज्यों आने के कारण संभावना प्रकट की जा रही है। ठीक है, तो ये तो हो गए प्रमुख कुछ उदाहरण। आपने एक उदाहरण हमेशा से पढ़ा होगा जो आपको याद है, वो यहाँ पर हमने नहीं लिखा है। कौन सा उदाहरण? कौन सा उदाहरण है? आपको याद होगा एक उदाहरण, मनोनीलमन शैल पर आतप पर्यो प्रभात, सोहत ओढ़े पीत पट, ये सब लोग जानते हैं इसलिए यहाँ नहीं लिखा गया है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात और मनोनीलमन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ठीक है, तो ये उदाहरण यहाँ नहीं लिखा है, वो आपको याद है। अब उत्प्रेक्षा के भेद पर बात करेंगे। उत्प्रेक्षा के भेद पर, उत्प्रेक्षा हमने पहले बता दी 3 प्रकार की होती है, वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फल उत्प्रेक्षा। तो इसी के आधार पर उत्प्रेक्षा के 3 भेद, वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फल उत्प्रेक्षा। यहाँ पर संधि है तीनों स्थानों पर। यदि हम इसे अलग अलग करेंगे, विच्छेद करेंगे इसका, तो हो जाएगा, विच्छेद अलग अलग करेंगे तो वस्तु धन उत्प्रेक्षा, वस्तु धन उत्प्रेक्षा। ठीक है, तो वस्तु का उप और उम ये दोनों दीर्घ हो जाएंगे, वस्तु उत्प्रेक्षा बनेगा। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि है। इसका मतलब होता है जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए, जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए वहां होता है वस्तु उत्प्रेक्षा। ठीक, दूसरा है हेतु धन उत्प्रेक्षा। हेतु धन उत्प्रेक्षा, हेतु माने होता है कारण, उत्प्रेक्षा माने उत्प्रेक्षा, अर्थात जहां अहेतु की हेतु में कल्पना की जाए, अहेतु की अमाने नहीं, हेतु माने कारण, जहां कारण न हो और उसमें कारण की संभावना की जाए, कोई कारण न हो किसी भी चीज का और वहां कारण की संभावना की जाएगी, वहां होगा हेतु उत्प्रेक्षा। ठीक, इसके बाद है फलोत्प्रेक्षा, फल धन उत्प्रेक्षा। यहाँ गुण संधि है, अ और ओ मिलकर ओ हो गया, अ और ओ मिलकर ओ हो गया। इन दोनों में क्या थी? दीर्घ संधि। तो फलोत्प्रेक्षा, फल धन उत्प्रेक्षा, इसका मतलब होता है अफल में फल की प्राप्ति की संभावना की जाए, जहां फल न हो उसमें फल प्राप्ति की संभावना व्यक्त की जाए, वहां पर फलोत्प्रेक्षा होता है। अब हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं जो अभी आपको हमने सुनाया था कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमण शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अब ये उदाहरण है काय का? वस्तुत्प्रेक्षा का, हेतुत्प्रेक्षा का, या फलोत्प्रेक्षा का, या प्रतीयमान या गम्योत्प्रेक्षा का। काय का उदाहरण है। यदि इस तरह से प्रश्न आ जाए, ये प्रश्न वैसे इस तरह का आता नहीं है लेकिन आ सकता है, यह महत्वपूर्ण उदाहरण है तो ये पूछा जा सकता है। तो ये काय का उदाहरण है वस्तुत्प्रेक्षा का। एक वस्तु का दूसरी वस्तु में संभावना प्रकट की जा रही है। काय की? जो श्री कृष्ण हैं वो पर्वत पे ऐसे लेटे हुए हैं, श्री कृष्ण ने क्या है अपना पीताम्बर ओढ़ रखा है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सूर्य की किरणें पर्वत पर गिरती हैं तब पीला पीला प्रकट होता है। तो वैसा ही एक वस्तु की दूसरी वस्तु में संभावना। ठीक है, तो यहाँ पर वस्तुत्प्रेक्षा है। अब इस पर बात करते हैं उत्प्रेक्षा के 3 भेद। ये चौथा भेद अलग है। ये भेद क्या है कि उत्प्रेक्षा में हमने ये पढ़ा मन, मानो, जन, जानो, मनो, मानो, एवं, मनो, ज्यों वाचक शब्द आएंगे। ऐसा भी हो सकता है ये वाचक शब्द ना आए,
ऐसा भी हो सकता है ये वाचक शब्द ना आए फिर भी उत्प्रेक्षा होता है, तो वहां पर होता है प्रतीयमान या गम्योत्प्रेक्षा। ठीक है, यहाँ ये स्वरूप उत्प्रेक्षा लिखा हुआ है, ये इसका दूसरा नाम है। ठीक है, ध्यान रखना। वस्तु उत्प्रेक्षा को स्वरूप उत्प्रेक्षा भी कहते हैं। और पूछा जाए कि जहां वाचक शब्द न हो ऐसा उत्प्रेक्षा अलंकार कौन सा होता है, तो जहां मन मानो जन जानो ये वाचक शब्द न हो और फिर भी उत्प्रेक्षा हो, वहां पर होता है प्रतीयमान या गम्योत्प्रेक्षा, गम्य उत्प्रेक्षा। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना इसका। इसमें लिखा हुआ है जिस उत्प्रेक्षा में वाचक शब्द लुप्त हो। एक उदाहरण भी इसका हमने लिख दिया है यहाँ, बढ़त ताड़ को पेड़ है चूमन को आकाश। यहाँ पर देखो उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब जो ये कह देते हैं, यदि कोई ये कहता है कि मन मानो जन जानो मनो मानो, जहां होगा वहां उत्प्रेक्षा होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और अब इसमें मन मानो जन जानो कोई भी नहीं है, अब बताओ, लेकिन इसमें है क्या? उत्प्रेक्षा। क्या है? उत्प्रेक्षा। कैसे है? बढ़त ताड़ को पेड़ है चूमन को आकाश। ताड़ का पेड़ ऐसे बढ़ रहा है मानो आकाश को चूमना चाह रहा है, मानो आकाश को चूमना चाह रहा है, मतलब इतना ऊंचा होना चाह रहा है कि आकाश को छू ले, ऐसे बढ़ना चाह रहा है। बढ़त ताड़ को पेड़ है चूमन को आकाश, तो यहाँ मानो का लोप है, और मानो का लोप होने के कारण यहाँ प्रतीयमान उत्प्रेक्षा है या यहाँ गम्योत्प्रेक्षा है। ठीक है, प्रतीयमान गम्योत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार आपकी समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार आज के बाद आपका गलत नहीं होगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक राधे राधे।